नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 बजे आपके साथ लाइव जुड़ती हूं हेलो मनी 9 लेकर, और पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर हम बात करते हैं। पैसों की ज़रूरत कभी भी आ सकती है। हो सकता है घर में किसी को इलाज की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ गई है, आपके घर में कोई शादी आ गई है जिसके लिए आपने जो सोचा था जितने में टिकट हो जाएंगे उतने में नहीं हो रहे और आपको पैसों की ज़रूरत है, या फिर बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको एक अच्छी सी कोचिंग मिली लेकिन वो बहुत महंगी है, वहाँ पर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो आप क्या सोचते हैं कि चलो लोन ले लेते हैं, और लोन में भी इन सारी ज़रूरतों को पर्सनल लोन ही पूरा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महंगे पर्सनल लोन से आप बच सकते हैं अगर आपके पास ऐसे निवेश हैं जिनके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। जी हाँ, इसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने निवेश को लिक्विडेट करना है, बल्कि उस निवेश को वैसे ही बरकरार रखिए और उस पर आप ले सकते हैं लोन, जिसे कहते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो ये लोन आपको कैसे मिल सकता है, आपको किन बातों का ख्याल रखना है, इसको आपको कब तक लौटाना होता है, और क्या इस पे जो ब्याज वसूला जाता है वो महंगे पर्सनल लोन से कम होता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रतिभा गिरीश, फाउंडर हैं फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस की। थैंक यू सो मच प्रतिभा, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है जब भी कोई किसी को पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो वो सबसे पहले लोन के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप लोन के बारे में नहीं, आपको ये लोन मिले उसके लिए क्या अल्टरनेटिव है, इस पर ज़रूर एक बार समझिए और जानिए आज हमारे साथ। अगर इस टॉपिक से जुड़े सवाल आपके पास हैं जो आप हमारे एक्सपर्ट यानी प्रतिभा गिरीश के सामने रखना चाहते हैं, तो प्लीज़ भेजिए अपने सवाल। आप सवाल कैसे भेज सकते हैं ये भी जान लीजिए। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874 पर, आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, यूट्यूब पर चैट बॉक्स में आप हमें अपने सवाल लाइव भेज सकते हैं, और अब तो हम इंस्टा पर भी लाइव हैं एंड आप वहाँ इंस्टा पर भी भेजिए अपने सवाल। अपने सवाल को जितने क्लियरली लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट को उतनी आसानी होगी आपके सवाल का जवाब देने की। लेकिन आगे बढ़ें और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मनी 9 लेकर आया है देश का अपनी तरह का पहला सर्वे, जेब का सर्वे है ये। यानी हमारे देश में आप क्या कमा रहे हैं, आपकी एवरेज सैलरी क्या है, आप इस सैलरी को कहाँ खर्च कर रहे हैं, और इसको आप कहाँ बचा करके कहाँ निवेश कर रहे हैं, इन सब का जवाब आपको मिलेगा मनी 9 के जेब के सर्वे में, जो हम कल आपके लिए लाइव लेकर आने वाले हैं। तो यूट्यूब ऐप, फेसबुक, सभी जगह जुड़िए और टीवी 9 भारतवर्ष पर जुड़िए दिन में 1 से 3 बजे और देखिए कि भारत की जेब में क्या चल रहा है। बीते साल भारत के लोगों ने क्या कमाया, उसमें से कितना बच पाया, कोविड की विदाई क्या बदलाव लाई, आय बढ़ी या टूटी कमाई, इस साल कहां बिकेंगी सबसे ज्यादा कार, कहां सजेगा बीमा और म्यूचुअल फंड का बाजार, आय खर्च खपत की दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे आ रहा है मनी 9 पर, भारत की जेब का सर्वे। तो तैयार हो जाइए, इस सर्वे के हाइलाइट्स हम लेकर आएंगे कल दिन में 2 घंटे, और इससे जुड़े आपके मन में जो भी सवाल है वो भी आप हमें भेजते रहिए। कैसे भेज सकते हैं आप, हमारे इस शो के बीच में भी आप हमें यहाँ लिख सकते हैं यूट्यूब पर, या व्हाट्सएप पर भेजिए सवाल, और आप क्या जानना चाहते हैं, और आप हम जो सर्वे में बता रहे हैं आपको लग रहा है ऐसा ही हो रहा है ना आपके साथ। सबसे इंटरेस्टिंग है कि कौन से वो राज्य हैं जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं और कौन से वो राज्य हैं जो पिछड़ रहे हैं, ये भी आपको पता चलेगा। तो आप किस स्टेट में रहते हैं, जुड़िएगा ज़रूर मनी 9 के इस खास सर्वे में और समझिएगा कि आपके स्टेट की ट्रेंड्स क्या है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज की। प्रतिभा गिरीश मेरे साथ बनी हुई है। वेलकम वंस अगेन प्रतिभा। सबसे पहले तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, जब मैंने भी आपको कहा लैस, तो ये लैस के बारे में बताइए क्या होता है और किन सिक्योरिटीज के बिहाफ पर आपको ये लोन मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो प्रियंका। लैस आपने सही बोला, किसी को पता नहीं है। लोग सोचते हैं कि जब हमको जरूरत पड़े तो हम पर्सनल लोन ले लेंगे या फिर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह से लोन ले लेंगे। पर्सनल लोन काफी महंगा होता है। लैस भी एक लैस को बोल सकते हैं एक तरह का ओडी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब आपने कोलैटरल दिया, आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट्स है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स है या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स है,
इक्विटी भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। इसके अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है। इसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। और ये लोन देता कौन है? ये लोन देते हैं एनबीएफसी और बैंक्स, दोनों ही देते हैं। बड़ा आसानी से मिल जाता है और फ्लेक्सिबल होता है ये। हम आगे आगे समझेंगे कि इनका क्या बेनिफिट्स है लास्ट के। लेकिन ये लोन लेना चाहिए, इसे आप सही लोन मानती हैं प्रतिभा, क्योंकि आप इस पर काफ़ी काम कर रही हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये लेना सही होगा या नहीं, क्योंकि हमेशा ही आप लोग जैसे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि डेट फ्री रहिए। अब अगर पैसों की ज़रूरत है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या एक सही तरीका है लोन लेने का? अगर आपको एक इमरजेंसी में पैसा चाहिए, मतलब आपको आज चाहिए पैसा, वो पैसा आपके पास आने वाला है, मतलब 3 महीने में, 6 महीने में कुछ पैसे आने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं है और अभी जरूरत तो अभी है, तो लैस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि नहीं तो आपके पास क्या विकल्प है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ देंगे। इक्विटी में इतना मतलब आपने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया और एक चुटकी बजाते ही आपने उसको रिडीम कर देंगे। इससे बेटर है कि आप लैस ले लें, क्योंकि आपको पता है कि 3 या 6 महीने में मेरे पास पैसे आने वाले हैं और मैं वो वापस पे कर दूंगी। तो वो सिनेरियो में इट मेक सेंस टू टेक लैस। दूसरा है कि एजुकेशन लोन वगैरह है जो लंबे समय अवधि का होता है, मतलब बेसिक ग्रेजुएशन भी आजकल 4 साल का होता है। तो अगर आप 4 साल का लोन ले रहे हैं और आपके पास ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो 4 साल में आपको जितना इंटरेस्ट आप भर रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न देने का बहुत ज्यादा संभावना है, तभी भी लोन लेने का मतलब है। लेकिन लोन लेके अगर मैं ट्रैवल करने वाली हूँ या फिर नया लैपटॉप या क्लोथ्स कुछ लेना है, इसका मतलब वो लोन का पर्पस गुड या बैड होता है, लोन का जरिया नहीं होता। ओके, तो अब ये बताइए कि कितना लोन मिल सकता है? मेरी सिक्योरिटीज़ की जो अमाउंट है उसके एवज में मैं कितना, मुझे लोन जो है वो मिल जाएगा? ये कैसे डिसाइड होता है? इंस्टीट्यूशन या बैंक्स कैसे ये डिसाइड करेंगे? जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से, अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स इक्विटी ओरिएंटेड है, तो आपको उसका 50% तक, मतलब आपके पास 20 लाख का इन्वेस्टमेंट्स है तो आपको मिलेगा 10 लाख का लोन। अगर आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स है या डेट इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसके अगेंस्ट आपको मिल जाएगा 80% तक का लोन। ये इसलिए क्योंकि आपको पता है इक्विटी मतलब थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा, इसलिए 50% टू बी सेफ करते हैं। ये रूल है। लेकिन कोई एनबीएफसी या बैंक ये भी बोल सकता है कि मैं सिर्फ 45% या 40% ही दूंगा, तो आपको वो बैंक या एनबीएफसी के हिसाब से जाना है। ब्रॉड रूल है 45% तक यू शुड बी ओके, यू विल गेट अ लोन। सो ये एक सिक्योर लोन ही होगा, राइट? मतलब ये जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज को हम एक कोलैटरल लोन कह सकते हैं या इन दोनों में कोई अंतर है? एब्सोल्युटली ये कोलैटरल लोन है, क्योंकि आप अगर लोन ले रहे हैं अपने सिक्योरिटीज के अगेंस्ट, भले म्यूचुअल फंड्स और शेयर हो, उसको आप लीन कर रहे हैं, मतलब उस टाइम के लिए आपने उसको कोलैटरल रखा है। तो उसके दरमियान मतलब आपने लोन ले लिया, रीपे करने से पहले आप उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, रिडीम नहीं कर सकते। आपने लोन भी ले लिया, रिडीम भी कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आपने लीन मार्क कर दिया उस पर तो वो कोलैटरल बन जाता है। जब तक आप लोन नहीं भरते उसके अगेंस्ट कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। सो इट्स अ कोलैटरल लोन। और खास इसी वजह से आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो बहुत अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू पर्सनल लोन्स। सो बता भी दीजिए किस इंटरेस्ट रेट पर मिलता है और प्रोसेस क्या होता है? आपने कहा 2 एंटिटीज हमें देंगी, बैंक्स भी देती हैं, एनबीएफसी भी देती है, दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा क्या? और दोनों का लोन डिसाइडिंग फैक्टर जो आपने अभी कहा 45 to 50, इक्विटी है तो डेट है तो 80, तो क्या वो भी सेम रहेगा एनबीएफसीज और बैंक में? और इंटरेस्ट रेट आपने कहा अट्रैक्टिव है, तो थोड़ा सा बताइए किस तरह का इंटरेस्ट रेट होता है और प्रोसेस समझाइए। आमतौर पे जब पर्सनल लोन की बात होती है ना तो वो बहुत महंगा होता है इंटरेस्ट रेट, 14% 15% का भी इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन ये जो है ये बिकॉज आपका कोलैटरल है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है 9% से लेकर 10.5% तक आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात लैस का ये है कि अगर आपने लोन ले लिया, ईएमआई भरते हैं। ईएमआई क्या होता है कि आप प्रिंसिपल भी भर रहे हो और इंटरेस्ट भी भर रहे हो। जैसे आपने लोन लिया प्रिंसिपल पे करना शुरू हो जाता है। लेकिन लैस के लिए ऐसा नहीं है। आप अगर लोन लोगे तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट भी भरते रह सकते हो, मतलब आपको प्रिंसिपल पे करने की जरूरत नहीं। मतलब आपका आउटफ्लो जो इंटरेस्ट का है वो बहुत कम है और वो कंटिन्यूसली पे करते रह सकते हो। और लास्ट एंड में आपको प्रिंसिपल ऑब्वियसली पे बैक करना है, और उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप प्रिंसिपल इकट्ठा दे रहे हो कि थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो, ये कुछ भी दे सकते हो। जहां तक आपने क्वेश्चन पूछा था कि एनबीएफसी और बैंकिंग में क्या डिफरेंस है,
बहुत सारे डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसिंग, जो बैंक्स में प्रोसेसिंग होता है वो फिजिकल, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, वो अलग एक ओडी अकाउंट आप मतलब करंट अकाउंट आपके लिए ओपन करते हैं, एक ओडी फैसिलिटी जैसे देते हैं, तो 6 से 7 दिन आपको लग सकते हैं ये एक्टिवेट करने में। ओके। जैसे एनबीएफसी के पास जाते हैं तो तुरंत उसी दिन आपने आज डिसाइड किया कि मुझे लीन करना है तो आप करके रख सकते हैं। हमें नहीं पता ना कि कब इमरजेंसी आने वाला है, अभी हमारे पास इमरजेंसी नहीं है तो भी हमने ओडी फैसिलिटी लेके रखा है, जब आप लोन लेंगे तभी इंटरेस्ट भरेंगे। तो एनबीएफसी में कुछ घंटों में हो जाता है, 2-3 घंटे में आपको लोन मिल जाएगा। ओके। सेकेंडली, बैंक्स में एक कट ऑफ है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन लेते हो तो 10 लाख का मिलेगा, इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट 20 लाख, और डेट के अगेंस्ट कितना भी मिल सकता है। एनबीएफसी में वो कट ऑफ काफी हाई है, 1 करोड़ तक आपको दे सकते हैं। वो डिफरेंट एनबीएफसी का डिफरेंट क्राइटेरिया है, लेकिन वैसा कट ऑफ कम नहीं होते। नंबर 2, नंबर 3, डीमैट का जो आपका होल्डिंग्स है, डीमैट होल्डिंग्स के लिए आपके पास बैंक के पास जाना पड़ेगा। ये एनबीएफसी जो है अगर वो डिजिटली करते हैं तो फिजिकल म्यूचुअल फंड्स पे वो दे देते हैं। ओके, आपने कहा कि बैंक और एनबीएफसी के पास जा सकते हैं, मैं देख रही थी कुछ क्या कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां भी जो हैं वो आपको देती हैं क्या आपके म्यूचुअल फंड के एवरेज पर लोन? म्यूचुअल फंड जैसे मेरा एसेट म्यूचुअल फंड है, उनका कम एनबीएफसी है, मेरा एसेट फाइनेंशियल, वो देते हैं। और ये नॉट बहुत द ही म्यूचुअल फंड कंपनी बल्कि उनके जो एनबीएफसी आर्म है वहां से आप लेते हैं। ओके ओके, सो ये इसका पीरियड पे ऑफ का टाइम क्या होता है प्रतिभा, ये भी बताइए मुझको। लॉन्ग टर्म है, मैं कितने साल तक जो है इस लोन को मुझे वापस करना होगा? बिफोर वी टॉक अबाउट द लोन टेन्योर, एक बात समझना जरूरी है, इसमें एक प्रोसेसिंग की जरूर होता है। जैसे हम जो है अपने कस्टमर्स के लिए और खुद के लिए एनबीएफसी यानी कि मेरा एसेट फाइनेंशियल से करते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, तो एक प्रोसेसिंग चार्ज होता है जो 1000 रुपीज प्लस जीएसटी 1200 तक कुछ आता है, प्लस कैम्स और कार्वी का जो चार्जेस 500 2200 देके हम लीन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो लोन लेते हैं आप, ये लोन वैलिड है 1 ईयर तक। 1 ईयर तक आप बराबर इंटरेस्ट पे करते रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ईयर के बाद भी आप जारी रख सकते हैं, लेकिन उसको रिन्यू करना पड़ता है। मेरे एसेट में इसका रिन्यूअल फीस है 999, 1000 रुपए का रिन्यूअल फीस दे दो और कंटिन्यू करो। और कंटिन्यू भी ऐसा कि आप सिर्फ इंटरेस्ट भर रहे हो, प्रिंसिपल नहीं भर रहे हो। ओके ना, जैसे मैंने बताया एजुकेशन लोन में सब, अगर आपने कि 4 साल के लिए आपके पास है भी इक्विटी म्यूचुअल फंड, आपको लग रहा है ये 12% 13% रिटर्न दे रहा है और चांसेस हाई कि अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो ये ले लो 9% पे, और चार साल बाद वही फंड्स को आप रिडीम करके भी दे सकते हैं। मतलब आपके पास दूसरा कोई फंड है, उसको रिडीम करके आप इसको रीपे कर सकते हैं। 1 ईयर इज आपने कहा इक्विटी शेयर्स पर भी हम ले सकते हैं, लेकिन शेयर्स की जो प्राइस है ना वो फ्लक्चुएट होती है मार्केट के हिसाब से। हम अभी भी देख रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने देखा एक ड्रीम रन नज़र आया, फिर हमने कोविड जैसी खबरों के बाद थोड़ा सा हमने देखा एक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आया। तो क्या होगा कि अगर मेरे शेयर्स की वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे होगी तो मेरा लोन उस पर जब चल रहा है तो ये उस पर क्या असर डालेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको टेकअप किया। आपको कितना मिलेगा? एक अगर आपके पास शेयर्स का या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी वॉलेटाइल होते हैं, इतना नहीं लेकिन होते हैं, तो आपको 50% ही मिलना है। 20 लाख के अगेंस्ट 10 लाख ही मिलना है। तो हमारा यही सुझाव होता है लोगों से, आप 50% भी ना ले, 40% ले ले, क्योंकि अगर उतार चढ़ाव आती है तो आपको मतलब आपका 10 लाख का आपने लीन लिया और 10 लाख का लोन ले लिया और मार्केट कंडीशंस की वजह से 10 लाख 8 लाख हो गया, तो आपको 2 लाख का एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज देना पड़ेगा या फिर 2 लाख भरपाई करना पड़ेगा। अब इसके लिए टाइम भी देते हैं, जैसे एनबीएफसी में जो जिनके साथ हम काम करते हैं वो 60 डेज दे देते हैं कि आप मार्केट का करेक्शन हुआ है 60 डेज के अंदर आप और म्यूचुअल फंड्स दे दो लीन के लिए या फिर इसको प्रीपे करो। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जब लोन ले रहे हो वो जो लिमिट है 50% उसके करीब ना आए। 40% अगर आप ले लेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर भी नीचे होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और वो स्ट्रेस नहीं रहता कि हमने लोन लिया और अब भी सडनली कहाँ से रीपे करें। ओके अब ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि जितने समय वो लोन चलेगा, मान लीजिए 1 साल चला, यानी ये बहुत लॉन्ग टेन्योर लोन नहीं है, तो उतने समय तक वो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के पास पार्क्ड रहेगा, एज इट इज़ द स्टेटस को मेंटेन रहेगा। एंड जस्ट इन केस अगर मैं वो लोन पे ऑफ नहीं कर पाती हूँ, लेट होता है, तो जिसने भी मुझे लोन दिया है वो इनको जब्त कर लेगी, राइट?
और जब मैं लोन पे ऑफ करूंगी, अगर कर दूंगी तो सारी सिक्योरिटीज वापस मिल जाएगी, बट उसका रेट फिर क्या होगा? मतलब मेरे पास कुछ ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उसकी एनएवी तो बदल गई होगी अब। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड तो आप ही के नाम पे रहेगा, जैसे अभी है वैसे ही रहेगा जब आप प्लास लेते हैं। इट्स जस्ट अ कोलैटरल, जैसे आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो हाउस आपके नाम पे ही रहता है। ये सिर्फ अगर आपने कुछ सोचा है कि मैं लोन ले लूंगी और पे नहीं करूंगी, तब आपको वो बताएंगे कि चलो आपके घर को हम जब्त कर रहे हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स भी है, म्यूचुअल फंड्स आप ही के नाम पे रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा तो वो बढ़ता ही रहेगा, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी में नीचे भी जाएगा तो आप ही का नुकसान होता रहेगा, मतलब आपका एनएवी आप ही का रहता है। अगर आप नहीं भर पाए, मतलब अगर आप इंटरेस्ट भी नहीं भर सके, तो वो लोग क्या करेंगे, वो अपने आपके म्यूचुअल फंड्स उनके साथ लीन किया है तो वो बेच देंगे और आपका लोन का स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि आपने तो 20 लाख का रखा, 10 लाख का ही लोन है, तो वो जितने जितने का लोन है उतना बेच के स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ओके। एक और इम्पोर्टेंट मुझे क्वेश्चन समझना है, क्योंकि जब भी लोन लेते हैं, आपने कहा वो लीन रहेगा, तो वो मेरे डीमैट अकाउंट में दिखता रहेगा, मेरे म्यूचुअल फंड मुझे दिखते रहेंगे, या फिर वो बैंक या एनबीएफसी के पास चले जाएंगे? वो क्या होगा? वो मैं आई कुड सी देम बट आई विल नॉट बी एबल टू ट्रांजैक्ट इट, इज इट सो? एब्सोल्युटली, आपके आपके ही डीमैट अकाउंट में, या फिर फिजिकल है तो आप ही के इसमें रहेगा, आपको अपने रिपोर्टिंग में सब वो आएगा, एनएसडीएल कैश में आपको वैल्यू दिखेगा, सब कुछ रहेगा। सिर्फ आप उस पर मतलब आप उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि रिडीम आपने नहीं कर पाऊंगी मैं उसको, बट मैं उसे देख पाऊंगी, राइट? ओके। इट विल बी एज इट इज, यू विल जस्ट नो कि ये लीन मार्क किया है, इसलिए आप उस पर रिडम्पशन का रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। नहीं तो आपने लोन भी ले लिया और रिडीम भी कर दिया तो कोलैटरल नहीं बचेगा। ओके, सो बेसिकली वो एक मेरे लिए कोलैटरल बन जाता है और एक सिक्योर्ड लोन बन जाता है। आप अगर पर्सनल लोन लेंगे तो एक तो उस पर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, और वो एक अनसिक्योर्ड लोन है, उसमें आप कुछ कोलैटरल नहीं रखते हैं और इसीलिए इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। ओके, सो क्या, जैसे हम जब पर्सनल लोन की बात करें या होम लोन की भी हम अगर बात करें, खैर होम लोन में होम कोलैटरल रहता है, लेकिन इसमें सिबिल स्कोर क्या मेरा मायने रखता है? जब बैंक या एनबीएफसी मुझे लोन देंगे मेरे सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट, या सिबिल स्कोर का इससे कोई लेना देना नहीं है? आम तौर पे सिबिल स्कोर का लेना देना नहीं होता, क्योंकि आपका ओके। कोलैटरल है उधर, और मतलब आप क्रेडिट वर्दी हो, क्योंकि अगर आप कुछ आपका इरादा ठीक नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं लोन भरपाई नहीं करूंगी, तो आपका कोलैटरल तो है, वो बेच के वो ठीक कर देंगे। बट अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग रूल्स भी हो सकते हैं, मैंने नहीं देखा है कि वो सिबिल स्कोर की वजह से किसी का रिजेक्ट हुआ।